नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि तैमूर ने किस तरह भारत पर हमला किया, भारतीय संपत्ति को लूटा, भारत में बहुत बड़े स्तर पर कत्लेआम किया और भारत के लोगों को किस तरह से उसने मारा था। उसके साथ हमने यह भी देखा कि तुगलक वंश की समाप्ति भी तैमूर के हमले के साथ ही होती है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे तैमूर के हमले के बाद सैयद वंश उदित हुआ और क्या संबंध था सैयद वंश में और तैमूर के मध्य, स्पेशली खिज्र खान का, और कैसे तैमूर ने मदद की सैयद वंश के उदय होने के पीछे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए देखें सैयद वंश के इतिहास को। सैयद वंश के इतिहास को जब हम देखते हैं तो इसकी स्थापना की है खिज्र खान ने। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। खिज्र खान ने स्थापना की 1414 से लेकर 1421 तक इसका शासनकाल हमें दिखता है। ये जो आपका खिज्र खान है, यह पहले दिल्ली सल्तनत में था और जब हुआ तैमूर का हमला तो यह खिज्र खान मिल जाता है तैमूर से और तैमूर मदद करता है इसकी कि दिल्ली सल्तनत पर यह अपनी सत्ता स्थापित कर पाए। तो जो खिज्र खान है यह एक नई शासन व्यवस्था स्थापित करता है, कौन सी? सैयद वंश की, और दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार करता है। खिज्र खान पहले एक चलिसिया परिवार से था और तुगलक साम्राज्य में वह एक सैन्य अधिकारी था। धीरे धीरे इसकी पकड़ मजबूत होती गई और जब दिल्ली के सुल्तान या तुगलक वंश के सुल्तान कमजोर होते गए और इसको एक सपोर्ट मिला तैमूर का, तो यह शासन व्यवस्था में आ जाता है और अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। दिल्ली में उस समय राजनीतिक अस्थिरता थी और उसका इसने पूरी तरह से लाभ उठाया और खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। खिज्र खान की मदद तैमूर ने किस तरह से की वह भी हमको समझना होगा। तैमूर का हमला भारत पर हुआ कब? 1398 में, और इस तैमूर के हमले में जो दिल्ली सल्तनत है उसकी नींव हिला दी। दिल्ली में इसने बहुत सारी लूटमार की, यहाँ के लोगों को मारा और अंततः जो तुगलक वंश है वह समाप्त हो गया। इसने तुगलक वंश के राजाओं को दिल्ली में हरा दिया और हराने के बाद यह संपत्ति को लूटता है। तैमूर की सहायता की थी किसने? खिज्र खान ने, जब तैमूर ने हमला किया था। और उसके बदले में तैमूर ने क्या किया? खिज्र खान को अपने अंडर ले लिया, यानी कि अपना संरक्षण खिज्र खान को इसने दे दिया। इसने मदद की थी हमले में। धीरे धीरे तैमूर ने खिज्र खान को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर इन स्थानों की सूबेदारी सौंप दी, यानी कि कहीं ना कहीं इनका गवर्नर या हम कहें प्रांतीय शासक नियुक्त कर दिया। और जब प्रांतीय शासक नियुक्त कर दिया तो खिज्र खान प्रशासनिक भूमिका में आ गया और प्रशासनिक भूमिका में आने के बाद धीरे धीरे यह सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित करने लगता है। जब तैमूर वापस चला गया तो 1414 ईस्वी में इसने गद्दी पर अधिकार कर लिया। कहा? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, और अपनी एक नई शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। खिज्र खान के जब हम शासन को देखते हैं तो यह हालांकि कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है और रैयल ए आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहता है। तो दरअसल यह तुगलक वंश के सिक्कों को भी जारी करता है और जो तैमूर का पुत्र है शाहरुख, उसके डिप्टी के रूप में या उसके प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करता है। अब यह ऐसा क्यों कर रहा है? यह दिल्ली सल्तनत को या दिल्ली के लोगों को यह दिखाना चाह रहा है कि जो तुगलक वंश है वह उनके शोषण का कारण बन चुका है। और तैमूर ने जो हमला किया उसके बाद इसने सत्ता पर अधिकार इसलिए किया कि यह किसी तरह से जो दिल्ली का क्षेत्र है उसको सुरक्षित रख पाए और दिल्ली के लोगों के लिए एक प्रशासक के रूप में कार्य कर पाए। हालांकि यह खुद को सुल्तान घोषित नहीं करता है, यानी कि यह दिखाता है कि इसका लक्ष्य सत्ता पर अधिकार करना नहीं है बल्कि दिल्ली को किसी न किसी तरीके से संभालना है। बाद में यह दिखाता है कि जो तैमूर का पुत्र है शाहरुख, उसका यह प्रतिनिधि है, यानी कि खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में यह नहीं दिखाता है। यह आप ध्यान रखिएगा। इसके काल में हम देखते हैं कि जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां कुछ हद तक शांति बनी रहती है। इससे जो व्यापार व्यवस्था है, जो कला की गतिविधियां हैं, उनको बढ़ावा मिलता है और कुछ हद तक जो शासन व्यवस्था है वह स्थिर रहता है और उसके कारण जो खिज्र खान है वह अपनी नीतियां भी लागू कर पाता है। तो एक शांति व्यवस्था का यह काल है। बहुत ज्यादा कोई विवाद नहीं होते हैं क्योंकि तैमूर पहले ही लूट चुका है और जो स्थानीय ताकतें हैं वह पहले से कमजोर हैं, तो खिज्र खान के खिलाफ कोई बड़ा विद्रोह नहीं होता है। इसने अपने शासन को संभाला और अंततः इसका जो बेटा है मुबारक शाह, उसको इसने गद्दी दे दी। और बाद में इसी सैयद वंश के बाद हम देखेंगे कि लोदी वंश दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करता है और 1451 में दिल्ली सल्तनत सैयद वंश से लोदी वंश को ट्रांसफर हो जाता है। तो हम देख रहे हैं खिज्र खान का शासन और किस तरह स्थितियां बदली हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो खिज्र खान है इसके बाद जो सैयद वंश है उसमें प्रमुख राजा कौन है। सबसे पहले मुबारक शाह सैयद 1421 से 14
1434 तक। यह जो है मुबारक शाह, यह खिज्र खान का बेटा है और उसके बाद गद्दी को संभालता है। लेकिन इसने परिवर्तन किए। क्या? खिज्र खान ने अपने नाम का ना तो सिक्का चलवाया, ना खुतबा पढ़वाया और ना खुद को सुल्तान घोषित किया। इसने वह सारे काम किए, खुतबा भी पढ़वाया, सिक्का भी चलवाया, खुद को सुल्तान भी घोषित किया। इसी के समय एक किताब लिखी गई, किताब का नाम जरूर याद रखिएगा, तारीखे मुबारक शाही। लिखा किसने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। यही जो किताब है, यही हमको सैयद वंश के विषय में सबसे ज्यादा बताती है। यानी कि सैयद वंश के इतिहास को जानने का जो सबसे ऑथेंटिक स्रोत है वह क्या है? तारीखे मुबारक शाही। यह किसके शासनकाल में लिखी गई? मुबारक शाह सैयद के शासनकाल में। इसके समय भी हम देखते हैं कि जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां पर शांति व्यवस्था कायम रहती है, लेकिन यह भी आपको ध्यान रखना होगा, ना तो इसने दिल्ली को मजबूत करने की कोशिश की और ना ही कोई प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश की। हम यहाँ तक देखते हैं कि जो खिज्र खान था वह थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, वहीं जो इसका यह पुत्र है मुबारक शाह, यह हमको कमजोर दिखता है। इसी कारण हम यह भी देखते हैं जो विपक्षी ताकतें हैं वह कई बार इसको चुनौती देती हैं, लेकिन यह ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, युद्ध यह ज्यादा करता नहीं है और दिल्ली किसी तरीके से शांति के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन इसके शासन के अंतिम समय में हम देखते हैं कि जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां पर अस्थिरता फैलने लगती है और धीरे धीरे जो विद्रोह है वह होने प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद शासन बनेगा अली शाह सैयद या मोहम्मद शाह। 1334 से लेकर 1445 तक यह शासन को संभालता है। मुबारक शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो यह इसका बेटा है और यह शासन को संभालता है। इसका शासन भी हमको बहुत कमजोर दिखता है। इसी तरीके से शासन व्यवस्था चलती है। जो बाहरी आक्रमण है, आंतरिक विद्रोह है, अब वह ज्यादा होने लगते हैं। राजनीतिक संकट इस साम्राज्य पर हमको दिखने लगता है और इसके बाद हम देखते हैं कि जब इसकी मृत्यु होती है तो जो सैयद वंश है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी समय एक व्यक्ति उभरेगा, बहलोल, जो मोहम्मद शाह है। इस बहलोल को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता है और इसे अपना पुत्र कहकर पुकारता है। इसको एक उपाधि भी दी गई है, क्या? खाने खाना की। तो बहलोल उभर कर आता है और यह बहुत चहेता है किसका? मोहम्मद शाह का। मोहम्मद शाह के बाद मुअज्जम शाह सैयद या अलाउद्दीन आलम शाह यह शासन को संभालता है और अंतिम प्रशासक है। 1445 से 1451 तक शासनकाल इसका हमें दिखता है। इसके बाद आ जाएगा आपका लोधी वंश। तो यह किसी तरीके से शासन को संभालता है और यह भी कौन है? पुत्र है अली शाह सैयद का। इसके समय में भी दिल्ली में जो राजनीतिक गतिविधि है वह कोई आगे नहीं बढ़ती है, स्थिर रहती है दिल्ली। लेकिन लोधी वंश का उदय इसके अंत के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि बड़े परिवर्तन नहीं हो रहे थे। ना तो प्रशासनिक व्यवस्था में कोई सुधार हो रहा था, ना आर्थिक व्यवस्था में, ना सैन्य व्यवस्था में। तो इस तरह से जो दिल्ली का क्षेत्र है वह पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाता है। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है वह दिल्ली सल्तनत ही कमजोर पड़ जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि इसके शासन के अंतिम सालों में लोधी वंश का एक व्यक्ति है बहरुल मुल्क। यह नाम आप जरूर याद रखिएगा, बहरुल मुल्क। इसी को कहेंगे इब्राहिम लोधी। तो बहरुल मुल्क उदित होता है और अंततः यह जो सैयद वंश है उसे समाप्त करके लोधी वंश की नींव रखता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सैयद वंश का शासनकाल बहुत थोड़े समय के लिए हमको दिखता है दिल्ली सल्तनत में और उसके बाद लोधी वंश की शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। आने वाले वीडियोज में हम देखेंगे कि कैसे लोधी वंश शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाता है और एक लंबे समय तक प्रशासनिक व्यवस्था को चलाता है और लोधी वंश की नींव पड़ती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सैयद वंश के इतिहास को हमने देख लिया। बहुत थोड़े से पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें देखना है। इसके बाद जब हम लोधी वंश को देखेंगे तो उसे हमें ज्यादा डिटेल से देखने की जरूरत है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।